धैर्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट आपके बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस होंगे और विथ डिटेल के साथ आपको 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, चलते अपनी क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ए नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 64, बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 68, सी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 66 और डी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 62। तो कुल मिला के मतलब 62। तो कुल मिला के 4 ऑप्शन हैं। और आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी भी हाल ही में जो है एक नोटिफिकेशन दे करके आपको बताया है कि अब 5 क्वेश्चन जो कई वर्षों से लगातार जब से बीपीएससी ने एग्ज़ाम कराना चालू किया तब से 5 क्वेश्चंस देता था, मगर अब 5 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमारा जो पेपर होगा वो सिर्फ केवल 4 ऑप्शनों पर निर्धारित होगा और जो ई नंबर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं जो शब्द आता था वो अब इसमें नहीं आएगा। कुल मिला के 4 ऑप्शन होंगे, आपके लिए बेहतरीन होंगे। एक और बात मैं बता दूं कि अब तक जो क्या कहते हैं कि जो माइनस मार्किंग का प्रावधान था वो करीब 1/4 का था, परंतु अब जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे बीपीएससी में एक बड़ी चुनौती होगी एग्ज़ाम निकालने के लिए, इसलिए बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा बेटा वो सही होगा आपका सी नंबर, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 सही होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 66 बहुत इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है, आप लोग याद कर लीजिए। सभी लोग अनुच्छेद 66 अपने दिमाग में डाल लीजिए, बिल्कुल सही होगा आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 66 बहुत सारे बच्चों का अनुच्छेद 66 ही आ रहा है, बहुत लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे, गलत नहीं होंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं डिटेल। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, मैंने बताया है। तो अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 66 के अनुसार क्या क्या है, कैसे चुनाव होता है हमारे उपराष्ट्रपति, जिसको हम इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचित और मतलब निर्वाचित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें कि आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होता। ये बात आपको पता होना चाहिए। बात आती है कि जो संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो उनके पार्टिसिपेट इलेक्शन में करेंगे। इसके बाद जो नॉमिनेट पर्सन्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, परंतु प्रेसिडेंट में नॉमिनेट पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में। ठीक है, और जो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं जो आपके हाउसेज होते हैं, ठीक है, इनमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, मतलब निर्वाचित भी होने चाहिए और मनोनीत दोनों जो है सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बात आती है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, एकल संक्रमणी मत के माध्यम से होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आपको बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक गुप्त मतदान की भी प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें भी क्या होता है कि गुप्त मतदान का प्रावधान होता है, तो उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन मंडल में गुप्त प्रावधान होता है मतदान करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचित उनका जो निर्वाचन पद्धति है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है उसमें अन्य मंत्री भी होंगे, उसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, दोनों को लेकर के मतलब एक पूरी मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और कुछ उसके अन्य विभागों के मंत्री होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि किस अनुच्छेद से संबंधित हो नियुक्ति के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद ए नंबर ऑप्शन कह रहा है 76 और बी नंबर कह रहा है 74 और सी कह रहा है 75 और डी कह रहा है 72। आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं मगर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो उनको आप दिमाग में रखो और 3 ऑप्शन आपको आ रहे होंगे, एक ऑप्शन आप छाड़ सकते हैं आसानी से। अगर सभी ऑप्शन आपने पूरा नहीं आर्टिकल्स पढ़ा, कुछ ही आर्टिकल पढ़े, तो कुछ आर्टिकल का अनुमान लगा सकते हैं, तो आर्टिकल का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं याद करने की। ठीक है,
तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका जो है अनुच्छेद 75। बहुत सारे बच्चे 74 लगाते हैं, मगर एक चीज़ आपको बता दें 74 नहीं होगा। 74 पूरे मंत्रिमंडल के गठन की बात होते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ये इसके गठन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में बताता है जो, ठीक है। मंत्रिपरिषदों का जो गठन होता है वो 74 में होता है, मगर जो 75 होता है उसमें नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, गलती आप ना करें, ठीक है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर, चलते हैं और क्या देखते हैं एक्सप्लेनेशन पर। आपको पता होना चाहिए कि आंसर आपका सी सही है, बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चों का ऑप्शन बी आया है, तो वही गलती किए हैं कि इनको बहुत डिटेल से समझना है कि कोई गलती आप नहीं करना पेपर में, क्योंकि आता तो आपको सब कुछ है, आप पढ़ते भी बहुत सब कुछ। 74 सीधा सीधा कह रहा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसके गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, परंतु जो अनुच्छेद 75 कह रहा है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ के लेकर, योग्यता के लेकर और मंत्रियों के वेतन और भत्ते से संबंधित सभी प्रावधान 75 में है। उनको अलग अलग करके भी हम पढ़ते हैं, 75(1), 75(2), 75(3), 75(5), 6, है ना, ये सभी पढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप हम देखें कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होती हैं, और ये सरकार का प्रभुत्व कैबिनेट पे ज़्यादा होता है, पावरफुल होते हैं। ये मंत्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनके जो अपने यहाँ जो अच्छे विभाग होते हैं वो उन्हीं के अंतर्गत लाए जाते हैं, और फिर देश के नीति निर्माण में इनका सहयोग होता है। आपको पता होता है बहुत सारे राज्य मंत्री भी होते हैं और बहुत सारे उप मंत्री होते हैं, मगर इसका संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है। जब इच्छा हो तब इनको उप मंत्री लाया जा सकता है। बात करता है इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि ये पूरी मंत्रिपरिषद का गठन करता है और मंत्रिपरिषद में ये प्रधान होता है, ठीक है, मुखिया होगा। वही कैबिनेट मंत्री की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री जो हमने आपको बताया, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग इनके अंतर्गत होते हैं, जैसे गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग और विदेश मामलों के जैसे प्रमुख इन पे आते हैं। आपको बता दें कैबिनेट केंद्र सरकार के प्रभुत्व मामलों में नीति निर्माण करने में बहुत ही सहायक होते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। दूसरी मैं बात आपको बता दूं कि जो है राज्य मंत्री होते हैं, इन मंत्रालयों विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और कैबिनेट मंत्रियों से समृद्ध किया जाता है, इनके बराबर इनका दर्जा दिया जाता है। अब वही बात आती है मंत्री जो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं, उनके प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद करें, कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उपमंत्री भी उप प्रधानमंत्री भी शामिल कर दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से होती है, ठीक है, सहायता कर लिए। यही बात अनुच्छेद 75 कह रहा है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि मंत्री के रूप में अन्य प्रावधान भी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट्स ही करता है, ठीक है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये आपको क्वेश्चन से याद रखना पड़ेगा। आपको कहते हैं कि एक मंत्रिपरिषद का एक वो होता है, ढांचा होता है, संरचना होती है कि वो कैसी संरचना हो, कितना % उसमें होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, साफ साफ बता दिया जाता है। तो कुल मिला के वर्तमान में 75 ऐसे मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ऐसा वो गठन होता रहता है और एक निश्चित संख्या नहीं होती कि ऐसा होता है, मगर लोकसभा में जितनी संख्या उसी के हिसाब से उसको सेट कर दिया जाता है। तो कह दिया जाता है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये प्रावधान 2003 में लाया गया था, 91 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, द्वारा जोड़ा गया था। आपको बता दें कि जो क्या कहते हैं कि मंत्रियों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो संसद के सदस्य हों, ऐसा नहीं है, इसमें साफ साफ शब्द हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल जानकारी आ जाती है और आपको पता नहीं होता। तो मंत्रियों के लिए ज़रूरी नहीं वो संसद के सदस्य हो। यदि वो संसद के सदस्य नहीं है तो संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो वो 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। यदि संसद का सदस्य नहीं है तो उसके पाने की स्थिति में मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पद आप ले रहे हैं परंतु आपकी सदस्यता नहीं है संसद की सदस्यता, परंतु 6 महीने के भीतर आप ले लें, नहीं तो आपको मंत्री जो पद भी या विभाग दिया गया उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ जानकारी आपको दी गई है और ये बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं सिविल सर्विस में, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और उनके मुख्य जो उसमें एक चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश, और कुछ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है, वो किसके द्वारा होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है उपाध्यक्ष, तीसरा है गृह मंत्री और डी नंबर है राष्ट्रपति। कुल मिला के 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन पर ही अपना फोकस रखिए, 5 ऑप्शन पर फोकस ना रखिए। बड़ा आपके लिए अच्छा हो गया है, जो आपको डाउट था वो अब नहीं रहेगा। 4 ऑप्शनों पर आप अच्छे से
क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, इसलिए माइनस मार्किंग को भी उन्होंने कम कर दिया है। तो आपको बता दें कि जो आंसर सही होगा बेटा वो होगा आपका डी सही होगा। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति को ये करता है, ठीक है ना। तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही है। आंसर जो है ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी सही है। एक्सप्लेनेशन चलते हैं, इसकी व्याख्या चलते हैं क्या है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और वो किस अनुच्छेद में है, तो ये आप पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। इतना तो बहुत सारे बच्चों को पता ही रहता है कि राष्ट्रपति करता है, परंतु अनुच्छेद को लेकर के क्वेश्चन से यदि पुटअप कर दिया जाए तो उसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकें, इसके लिए आपके लिए जो है अनुच्छेद याद करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप सीधा सीधा अनुच्छेद 124 के खंड 2 आप याद रखिए कि आपके पता रहेगा, परमानेंट आपको पता रहेगा कि इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको बता दें कि वर्तमान समय में बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता, करंट अफेयर से वो रिलेट नहीं होते, तो उनको गलती हो जाती है। वही पुराना फैक्ट उनको पता होता है कि भैया 31 हैं 31 हैं 31 हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बदलाव हुआ है 2019 के बाद। अब 2019 के बाद जो बदलाव हुआ है, तो कुल मिलाकर के वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 न्यायाधीश, तो मिलाकर 34 न्यायाधीश हो चुके हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये आप संख्या जरूर याद करिए, ज़्यादा मैंने डिटेल इसमें नहीं दिया आपको, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, एक बर्डन होता है, राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है, परंतु कार्यपालिका के अधीन होता है। ऐसा नहीं है कि अपने बिना मंत्र परिषदों के सलाह से राष्ट्रपति कोई काम को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। परंतु एक क्षमादान शक्ति होती है कि वो क्षमादान किसी व्यक्ति को कर सकता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि इसमें आर्टिकल ए है, अनुच्छेद 71 है, बी नंबर ऑप्शन 74 है, सी है 72 मतलब 72 है, और डी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 के बारे में तो अभी आपने पीछे पढ़ा, तो इसमें तो कुछ आप दे ही नहीं सकते। अनुच्छेद 74 के बारे में आपने पीछे पढ़ा है, कुछ बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 71 आप तो कितना बेहतरीन आपको कभी मिला नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बचा है एक 72, तो बेटा 72 ही सही है। 72 का मतलब होता है क्षमादान की शक्ति से संबंधित होता है। परंतु आपको बता दें कि राज्य होता है, केंद्र होता है, केंद्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है क्षमादान करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, और दंडित करने के आधार पर उसको सज़ा मिलती है। कई प्रकार की सज़ाएं होती हैं, जिनमें एक फांसी की भी सज़ा होती है, उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, और मृत्युदंड में केवल एक ही व्यक्ति के पास पावर होती है जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस पावर का प्रयोग कर सकता है, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान भी कर सकता है, किसी को फांसी सुना भी सकता है। उसके पास केवल एक बार याचिका जाएगी, इसके बाद दूसरी याचिका नहीं जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका बार बार जाएगी। परंतु ऐसा मृत्युदंड की सज़ा को यदि माफ़ करता है तो उसे कार्यपालिका से पूरी तरीके से समर्थन लेना पड़ेगा, पूरी मंत्रिपरिषद के सहयोग लेना पड़ेगा, बिना उसकी सलाह से आगे नहीं होगा, उसी के सलाह के लिए बाध्य होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो ये क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर चौथा है जिसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बता दें कि जो संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया, वो राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए कोई दोषी ठहराया गया, वो उस व्यक्ति को सज़ा को माफ़ कर दे सकता है, राहत दे सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, उसकी सज़ा को बदल सकता है, मृत्युदंड से आजीवन में बदल सकता है, जीवन से साधारण में बदल सकता है, 2 वर्ष से 1 वर्ष कर सकता है। बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं। परंतु राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, परंतु केवल क्षमादान की शक्ति नहीं होती, वो भी मृत्युदंड से संबंधित नहीं होती। राज्यपाल को 161 में रखा गया, वहीं राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति 72 में रखी गई है, ठीक है। तो ये आपकी मौत की सज़ा को ये माफ़ कर सकता है। और एक सज़ा और है जिसको कहते हैं कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल आपको पता है सैन्य से संबंधित मामला होता है, इसके लिए कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल में सिर्फ प्रेसिडेंट ही पावरफुल होता है, बाकी राज्यपाल से कोई मतलब नहीं। तो 2 पावर से राज्यपाल से अलग होते हैं, कोर्ट मार्शल को लेकर के और एक मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने से। तो ये एक्सप्लेनेशन आपने पूरी तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे, क्लियर हो गए। और चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत बच्चे बिल्कुल सरल तरीके से जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन होता है। तो आपको पता है कि नीति आयोग एक योजना आयोग था जो मार्च 1950 में गठित किया गया, परंतु ये जाकर के 1 जनवरी 2015 में बदलाव हुआ गया और इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। अब नीति आयोग के आधार पर ये योजना काम करता है।
ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्री आते जाएंगे प्रधानमंत्री वो उनके अध्यक्ष बनते जाएंगे। तो अभी तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2014 से लगातार हैं, तो वही अभी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो ऑप्शन इसमें ए है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन वित्त मंत्री, डी है गृह मंत्री। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सदस्य हैं, ठीक है, सॉरी अध्यक्ष हैं। आपको बता दें एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि बी है ना। तो इस प्रकार का आपको होना चाहिए, आंसर आपका भी सही होगा। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, व्याख्या देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इससे मिलेंगे। भले मैंने अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चंस बनाए हो मगर बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने एक व्याख्या के रूप में या एक्सप्लेनेशन के रूप में रखा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अंग्रेजी में नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले हम बात ये करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करते हैं हिंदी में नाम क्या होगा? राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। केंद्र सरकार के पंचवर्षीय योजनाओं में यह थिंक टैंक के रूप में करता है, ये साफ साफ शब्दों में बताया गया है। नीति निर्माण में सहायक है, ठीक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को होगा, ये पॉइंट आप याद करिए। और सरकार का ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि यह नीति आयोग का मकसद क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना। आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना हो, इसके लिए राज्यों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता क्षेत्रों और रणनीतियों को विकसित करना है। नीति आयोग का काम है देश के अलग अलग राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिए कि ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है बेटा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप क्लियर हो गया। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमने बनाए हैं, वर्तमान में कौन क्या है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको बदलाव हुए हैं नीति आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के। तो देखो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये आपको पता होना चाहिए। 2014 से अब तक यही है। वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं सुबन बेरी जी हैं, ठीक है, सॉरी महिला नहीं है, सुबन बेरी हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सीईओ है नीति आयोग के, जो सीईओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यन, ठीक है, और ये कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया है। आपको बता दें कि नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, जो 5 जनवरी 2015 से लेकर 31 अगस्त 2017 तक काम किया। इसके और अरविंद पनगड़िया एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर रह चुके हैं। उनको बनाया गया, तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। परंतु द्वितीय जो उपाध्यक्ष हुए वो राजू कुमार हुए, जो 17 सितंबर 2022 से 1 मई 2023 तक उन्होंने काम किया। परंतु वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, सॉरी सीईओ हैं, बार बार गलती हो रही, नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो बेटा आपके कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए सुबन बेरी हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें जो है नीति आयोग के प्रथम सीईओ की यदि हम बात करें तो नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ हैं वो अमिताभ कांत थे। जो पहले जब नीति आयोग का गठन किया गया तो उसमें क्या क्या कौन थे? अमिताभ कांत थे। और जो दूसरे बने हैं वो परमेश्वरन अय्यर बने। क्या बने? परमेश्वरन अय्यर बने। इस पॉइंट्स को मैंने लिखा, परमेश्वरन अय्यर, ये आप रखिए। फिर तीसरे जो बने वो हैं सुबन क्या कहते हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। तो कुल मिला के 3 है, आपको याद रखना चाहिए कि जो प्रथम नीति आयोग का जब गठन किया गया तो उस समय कौन था? अमिताभ कांत थे। इसके बाद जो दूसरा पद मिला वो परमेश्वरन अय्यर जी को मिला, और जो तीसरा पद मिला वो सुमन बेरी को मिला, ठीक है। तो ये 3 पद आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन से कंप्लीट होता है। तो आज की जो सीरीज़ थी हमारी टेस्ट सीरीज, जो 5 क्वेश्चन की जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज थी वो बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। उनमें हमें व्याख्या और कई प्रकार के पॉइंट्स देखने को मिले हैं, जिससे हमें बहुत सारे जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से कंफर्म होता है। 5 क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को रखने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार के आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों से ये निवेदन है कि जो हमारे वीडियो को देखा होगा पूरी तरीके से वो 100% बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर चुके होंगे, और वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, ये बिल्कुल मेरी आशा है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाएँ, ठीक है ना। और अभी हमारे चैनल से यदि नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत, ठीक है, ठीक है। और 69वीं बीपीएससी की जो तैयारी आपके रिलेशन और या मित्र यार जो भी कर रहे हों उनको ये वीडियो सेंड करें और डेली करते रहें, और हम लोग 69वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। कुछ ही ऐसे वीडियो होंगे जो मेरे बहुत बेस्ट वीडियो होंगे, जिससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।